साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा मामले में बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। भर्ती मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी ने मुकदमे की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की गई थी इनकी भर्तियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भर्ती मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे अहम चीज देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से धांधलेबाजी सामने आई है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस एक्शन के बाद देखिए विपक्ष लगातार इस मामले में कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में जो भर्ती परीक्षाओं में, प्रक्रियाओं में धांधली हुई है, उसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है और इस पूरे मामले में देखिए अब एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर जिस तरह से जांच का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनमें धांधलेबाजी का मामला भी सामने आ रहा है। तो वन दरोगा की जो ये भर्ती है, इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक एसटीएफ को यह जांच सौंप दी गई है और मुख्यमंत्री लगातार, चाहे भर्ती का मामला हो, चाहे कोई अन्य जांच का मामला हो, वो पूरी इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है, जब तक अंतिम व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इसमें बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ये जांच नहीं रोकी जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह भर्ती पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी। तो उसके बाद में जिस तरह से इसमें जांच की मामले आए थे और कोर्ट में भी इसका मामला चला गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भर्ती प्रक्रिया जो भी सामने आ रही है, उसमें धांधली की चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि जीरो टॉलरेंस की नीति कही जाती है सरकार की ओर से, लेकिन जो सिफारिशों वाले पत्र वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष जो है एक मुद्दा बना रहा है कि कैसे इतनी बड़ी धांधली भी हो रही थी, सिफारिशों के आधार पर भी नौकरियां दी जा रही थी, नियुक्तियां हो रही थी। तो क्या ऐसी नियुक्तियों को कैंसिल किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, इसको लेकर किसी तरह का निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, विधानसभा का मामला हो या फिर अन्य सचिवालय के मामले हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पीआरओ की बात करें, ओएसडीज की बात करें, या तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री उनके पीआरओ की बात करें, उनके ओएसडी की बात करें या उनकी पत्नियों की बात करें, सब ने अपने सगे संबंधियों को बैकडोर से नियुक्तियाँ दिलवाने का काम किया है, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे इसमें बीजेपी हो। लेकिन जिस तरह से रितु खंडूरी, जो फिलहाल तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भर्तियों में धांधली पाई गई, नियुक्तियों में अगर धांधली पाई गई, तो सुनिश्चित रूप से बिल्कुल उनको निरस्त किया जाएगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे हितेश आपसे कि जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं, विपक्ष जाहिर सी बात है इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार की भूमिका जो है वो उस वक्त संदिग्ध हो जाती है। उस पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि धांधलियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं और एक के बाद एक लगातार ऐसी नियुक्तियां जो की गई हैं, ऐसी धांधलियां जो सामने आ रही हैं, उसके बाद विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन अब मुख्यमंत्री का बयान आना ये कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर उस वक्त सवाल खड़ा करता है जब बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हमारे काल में, हमारे राज्य में, हमारी सरकार में ऐसी नियुक्तियां जो की गई हैं उसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि ये धांधलियां भी उन्हीं की सरकार में हुई है। तो इसमें पीठ थपथपाना जब होता है बीजेपी नेताओं की तरफ से, तो उस पर भी सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि नौकरी हो या कोई भी मामला हो, राजनीति हो, भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई भतीजावाद साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो संघ के प्रचारक है, जो संगठन मंत्री है, उनके निजी संबंधी और जो उनके रिश्तेदार है, नाती रिश्तेदार है, उनको यहाँ पर भर्ती दी गई है। तो कांग्रेस इसी मामले को लेकर लगातार पलटवार कर रही है, लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा के सामने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो अब कहीं ना कहीं अपनी पीठ तो थपथपा ही रही है, तो कहीं ना कहीं अपना बचाव भी कर रही है। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर हरिद्वार जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम हरिद्वार भेजी गई है, जो जिले का भ्रमण करेगी और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को भेजेगी। इसके बाद चुनाव प्रबंध समिति का गठन कर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। जानकारी पार्टी के द्वारा जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी। बता दें कि हरिद्वार जनपद में होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 6 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगी और 26 सितंबर को मतदान होना है, 28 को मत करना है। देखिए, हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज साय 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल सब विधानसभा आयुक्त वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद अब सर्वसम्मत पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच कर रही है। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला किया है। सीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच हो रही है और लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह से अहित नहीं किया जाएगा। जी ने एसआईटी जांच के बाद ये युवाओं को संदेश देने का काम किया है कि उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस, कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना कभी करने के आगे भी कोई कल्पना नहीं करेगा। और जो 35 गिरफ्तारियाँ जो हुई है अभी और भी उसमें चल रहा है। हम चाहते हैं कि भाई उसमें जो अंतिम सीमा पर भी कोई व्यक्ति है, कितनी बड़ी पहुँच वाला व्यक्ति हो, उसको भी सलाखों में डालना पड़ेगा। और आज तो उन पर मुकदमे भी लग गए हैं और धीरे धीरे देखिए आगे होता है क्या। सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, हम और आप जिक्र कर रहे थे कि जब ऐसी धांधलियां सामने आती हैं और सरकार के मंत्री जब इस तरह अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठने लाजमी है। जिस सरकार में ऐसी नियुक्तियों के नाम पर धांधली होती है, सिफारिशी पत्र वायरल होते हैं, जब ये कहा जाए कि ऐसे मामले में मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तब विपक्ष ज्यादा हमलावर होता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कुजवाल की बात करें, कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन उस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके जो सिफारशी पत्र उनके वायरल हो रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने बचाव में लगी हुई है। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें गैंगस्टर एक्ट लगवाने की बात की, क्योंकि जिसमें UKSS मामले में जितने भी अब तक आरोपी पकड़े गए सभी के ऊपर इसमें STF ने गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे भी इसमें कई ऐसे सफेदपोश लोग हैं जिनके नाम अभी आना बाकी हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तूफान और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून प्रशासन ने भी अहम फैसला लिया है। स्कूल, मदरसे, आंगनबाड़ियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत में अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के हिसाब से देखिए, प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुका है। 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, सितंबर की शुरुआत हो चुका है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी मॉनसून लगातार दस्तक दे रहा है, लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तूफान और भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है और इसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान के हिसाब से अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। स्कूल, मदरसे, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अन्य पर्वतीय जो भी राज्य उनकी बात करें, वहाँ पर अभी भी मानसून लगातार जारी है और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट इसमें जारी किया है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से लोगों को क्षति पहुंची है, कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बादल फटे हैं और उसके बाद में भूस्खलन यहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी हताहत का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो आपदा प्रबंधन केंद्र है वो भी इसमें लगातार लगा हुआ है। एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी इसमें यहाँ पर देहरादून में गठित कर दी गई हैं और जो अधिकारियों द्वारा जो कि स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं या मदरसे हैं, सभी को बंद करने के निर्देश डीएम सोनिका ने दे दिए हैं। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि उत्तराखंड उन राज्यों में आता है जहां पर लगातार पर्यटक जो हैं पहुंचते हैं, ऐसे में इस वक्त भी पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो क्या अलग फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून का सीजन है और चार धाम यात्रा भी चल रही है और चार धाम को देखते हुए प्रशासन पूरा अपनी कमर कसी हुई है। लगातार जिस तरह से उन्होंने शिविर यहाँ पर बनाए हुए हैं जो पर्यटक आने वाले, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सरकार ने पर्यटकों को कह दिया है कि अभी घर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस हिसाब से पहाड़ों में लैंडस्लाइड देखी जा रही है, भारी बारिश देखी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जनहानि होने का आशंका भी है। जी बिल्कुल, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होते ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। हरिद्वार में बीएसपी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में दूसरे दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। क्या कहा पूर्व सीएम निशंक ने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर, बीएसपी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आज भी कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ करके बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। हरिद्वार जिले में पूरी ताकत के और हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे में ज्यादातर पसंद वहां पर बन रही है। देखिए चारों लोग, विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो दल बदलने की जो राजनीति होती है वो शुरू हो जाती है और यही वजह है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है, क्योंकि हमने देखा है कि धर्मनगरी हरिद्वार में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि उसी नुकसान को पूरा करने के लिए अब कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार तैयारी कर रही है। और जिस तरह से अब अन्य दलों के जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं सभी को जिताने का काम करेगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से अन्य दलों के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद किस तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव को लेकर किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तमाम तैयारियों में जुट गई है। चारों बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे संजय आपसे कि देखिए पंचायत चुनाव से पहले हम देख रहे हैं दल बदल जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव की अगर बात कर लें तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या खास तैयारियां की गई हैं? देखिए चुनाव को लेकर हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे तमाम बैठकें कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि चुनाव को लेकर कोई भी चूक ना रहे।
ऐसे में अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो वह भी लगातार गांव की सभी पंचायतों में जाकर चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि जब चुनाव का वक्त होता है तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, किसी भी तरह की घटना ना हो, इसको लेकर तमाम पहले से ही तैयारियां की जाती है, क्योंकि 17 महीनों के बाद चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। तो इसी को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है और तमाम बैठकें कर रहा है। चारों बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल ओवरटेक करते समय 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ओवरटेक करने के चक्कर में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इसके बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कहा जा सकता है कि ओवरटेकिंग जैसी समस्याएं जो हैं, इनके नतीजे जो हम देख पाते हैं वो कभी अच्छे नहीं रहे, और ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, चारुल, हरिद्वार की लक्सर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हालांकि इस घटना में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, तो एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो हादसे होते हैं वो नहीं रुकते हैं, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन लाख दावे कर ले और लगातार कार्यवाही भी करता है। जो लोग ओवर स्पीड चलाते हैं तमाम लोगों पर कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इस सड़क पर पहले भी कई इस तरह के हादसे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि लोगों को संभलने की जरूरत है, क्योंकि जब ओवर स्पीड होती है तो जब इस तरह की घटना हो जाती है। हालांकि अभी दोनों ही निजी अस्पताल में भर्ती हैं। जो लोग घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उधर उत्तराखंड में विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई भर्तियों को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा नियुक्तियों को सिलेक्टिव करने की कोशिश की, वो सरासर गलत है। कहीं उनमें से कई बातों से हम सहमत हैं, जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की बात करी, ध्येय की बात करी, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें गले नहीं उतर रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी 2012 के से पहले की जांच कराने से क्यों बचे। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि जनरल BC खंडूरी जी के समय पर जो सरकार में नंबर 2 पोजीशन पे होते थे, पर्यटन सलाहकार उनके प्रकाश सुमन ध्यानी जी, उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट जनरल खंडूरी जी ने विधानसभा में करवाया। और तत्कालीन महानगर के पदाधिकारी महेश्वर बहुगुणा जो थे, जो कि खंडूरी जी की कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके बेटे की नियुक्ति विधानसभा में करवाई गई खंडूरी जी के द्वारा। तो कहीं ये उससे बचने की कवायद तो नहीं है रितु खंडूरी जी की, जो वो 2012 से पहले की सारी नियुक्ति। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। साथ ही महिला समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। उन्होंने महिलाओं के साथ झोड़े में नृत्य भी किया। मेला समिति द्वारा मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। रेखा आर्या ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर कोतवाली इलाके में जुमा मस्जिद के पास शनिवार देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शाकिब गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल जसपुर अशोक कुमार का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया कि रंजिशन दानिश नाम के एक व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला किया। धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसका कहना है कि
जो जामा मस्जिद के पास वो रात्रि 11 बजे बैठा था। रंजिशन जो है दानिश नाम के व्यक्ति ने उसे जो है चाकू से वार कर दिया उसके ऊपर, और इसमें उसके काफ़ी गंभीर चोट जानलेवा हमला किया गया था उस पर, उसके कहे अनुसार, जिसके आधार पर थाने में धारा 307 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है। छात्रों से मालिश कराने वाली टीचर ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया को भी चौंका दिया। दरअसल मालिशबाज टीचर का कहना है कि माइग्रेन का दर्द होने के कारण उन्होंने बच्चों से हल्की मालिश कराई थी, और वो भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद। अब इन मालिशबाज टीचर को कौन समझाए कि माइग्रेन का इलाज डॉक्टर करते हैं, ना कि स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे। बता दें कि कुछ दिन पहले मंगलौर कस्बे में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। खबरों की सुर्खियां बटोरी गईं और वो वायरल वीडियो अब सवाल उठाता है कि माइग्रेन से पीड़ित एक टीचर कैसे बच्चों से मालिश करा सकती है, तो दूसरी तरफ आसपास बैठी टीचर्स की सर की मालिश छात्राएं क्यों कर रही हैं। टीचर की सफाई में झोल साफ नजर आता है और वो भी पूरी कहानी को तर्कहीन बताता है। लास्ट का जो वीडियो का पार्ट है वो गर्मियों का बना हुआ है, और वो वीडियो किस डेट में बनी है, किस सिचुएशन में बनी है, उस समय क्या स्थिति थी उस वीडियो को बनाने वाले की, और वो वीडियो बनी है। अब वो तो जिसने ये वीडियो बनाई है, जिस परिस्थिति में ये वीडियो बनी है, उसका कारण क्या है, उसकी मंशा इस वीडियो को बनाने की क्या थी उस समय, और उसकी मंशा मीडिया से ही पता चला था और अखबारों में खबर लगी थी। अखबारों में निकली हुई खबर के आधार पर हमने जो हमारी एक जांच समिति पूर्व में भी मानक चौक के लिए गठित की गई थी, तो जांच समिति को हमने वो मीडिया की रिपोर्ट को दे दिया गया था। उनसे कहा था कि जो है आप इस संबंध में भी पूर्व जांच के साथ साथ इसके बारे में भी संबंधित अध्यापिकाओं से वार्ता कर लें कि ये वीडियो सचमुच में उनका बना हुआ है, किन परिस्थितियों में बना, क्या कारण है। तो वो हमारी समिति जो है वो अभी जाँच रिपोर्ट उन्होंने जमा नहीं की है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। मामले में विश्वविद्यालय ने सभी विभागों के डीन के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न विषय में घटाई गई सीटों को पहले ही तरह करने का फैसला किया गया है। विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर MS नेगी ने छात्रों को विश्वविद्यालय के फैसले के बारे में बता दिया है। बता दें कि कुछ दिन से छात्र संगठन विश्वविद्यालय द्वारा घटाई गई 2400 सीटों को लेकर विरोध कर रहे थे। छात्रों का विरोध धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा था, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन डीन और छात्र नेताओं के साथ बैठक कर रहा था।